जय हिंद साथियों, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के बारे में जो आगामी होने वाले आईटीबीपी किचन सर्विस के साथ साथ आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट और आईटीबीपी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों, प्रश्न शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। साथियों, फ्यूचर वॉरियर्स परिवार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि अब से जो आईटीबीपी मेगा टेस्ट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो आईटीबीपी मेगा टेस्ट है, अब ये हफ्ता में दो दिन आयोजन किया जाएगा। ये आईटीबीपी मेगा टेस्ट जो है, ये हफ्ता में इनका आयोजन 2 दिन किया जाएगा। एक रविवार को तो होता है ही, और इसके साथ साथ गुरुवार को भी दिन में 11 बजे आईटीबीपी मेगा टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। और यह टेस्ट क्या रहेगा? बिल्कुल फ्री रहेगा। इनमें छात्रों को किसी भी तरह का फीस नहीं जमा करना होगा। वो कुछ नहीं करेंगे, बस प्ले स्टोर से फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर को डाउनलोड करेंगे और वहां पे टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे। ये टेस्ट हफ्ता में 2 बार कराया जाएगा और बिल्कुल फ्री कराया जाएगा। जिन भी छात्रों का आईटीबीपी में फिजिकल हो चुका है, फिजिकल फिट हो चुके हैं, और यदि उनको आईटीबीपी में इस बार अपना एक सीट पक्का करना है, तो वो फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर को डाउनलोड करिए और आईटीबीपी मेगा टेस्ट सीरीज से जुड़िए। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे जाइए, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करिए। और यदि हमारा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगता है तो 5 स्टार फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को 5 स्टार रेटिंग देकर के हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों ध्यान रहे, आज के इस सेट में जो भी प्रश्न है वो 2024 एसएससी जीडी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है। इसके साथ साथ कुछ प्रश्न आईटीबीपी के पिछली परीक्षाओं में जो आईटीबीपी किचन सर्विस का जो भर्ती हुआ था, उसमें भी इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए साथियों हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों, जिन भी छात्रों को, जो भी छात्र ये क्लास कर रहे हैं, इस किसी भी प्रश्न में कोई भी कठिनाई हो तो हमारे दिए गए नंबर, व्हाट्सएप नंबर 6201360436 पर सीधे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस क्लास के संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछना हो या आईटीबीपी से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछना हो तो हमारे दिए गए नंबर 6201360436 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मई 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला? ऑप्शन ए रवनीत कौर, ऑप्शन बी लीना नायर, ऑप्शन सी नैना लाल, ऑप्शन डी शांति एंकर बरम। तो साथियों आप लोग बताएंगे कि 2023 में, मई 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कौन सा? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला है? तो क्या हो जाएगा? रवनीत कौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए रवनीत कौर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, किस राज्य के मुख्यमंत्री को मई 2023 में अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बिहार के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी केरल के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी झारखंड के मुख्यमंत्री। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? मई 2023 में मुख्यमंत्री भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी हरिदास ठाकुर, ऑप्शन सी ज्योतिराव फूले, ऑप्शन डी घासीदास। तो आप लोग बताएंगे साथियों सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फूले थे। कौन थे? ज्योतिराव फूले। ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी ज्योतिराव फूले आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिराव फूले थे।
अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली क्या है? ऑप्शन ए ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन बी सिंधु लिपि, ऑप्शन सी पाली लिपि, ऑप्शन डी संस्कृत लिपि। तो साथियों आप लोग जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा इसका? सिंधु लिपि है। सबसे प्रारंभिक शैली कौन सा है? सिंधु लिपि है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा सिंधु लिपि। क्या हो जाएगा? सिंधु लिपि। वो क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली है। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? महिला आरक्षण विधेयक कौन सा? महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार कहां पे? तो लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 1/4। तो साथियों आप लोगों को बताना है कितनी सीट आरक्षित है। तो 1/3 है। कितना है? 1/3। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? सही जवाब है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभा में कितनी सीट आरक्षित है? तो 1/3 सीट आरक्षित है। अगला प्रश्न है, बारांस हिंदू त्योहार, बारांस एक हिंदू त्योहार है, वो दिवाली के समान है, जो निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? या सीधा सीधी पूछ रहा है कि बारांस जो है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए बरली और कोकना, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी मुंडा, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी मुंडा। तो साथियों आप लोग को बताना है कि बारांस जो है ना एक हिंदू त्योहार है जो दिवाली के समान है और वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बारांस जो है ना बरली और कोकना, किसके द्वारा? बरली और कोकना। ऑप्शन नंबर ए बरली और कोकना जनजाति के द्वारा जो है बारांस त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी कप का संबंध डैश खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो साथियों आप लोगों को बताना है रंगास्वामी कप का संबंध डैश खेल से है। तो रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी खेल से। किससे है? हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए क्या है? रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के डैश काल का विदादीन घराने के प्रतिपादक थे। मतलब पंडित बिरजू महाराज जो है वो संगीत के किस घराने से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो साथियों आप लोगों को बताना है पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय संगीतकार हैं या गायक हैं या भारत में कथक नृत्य का जो है वो काल का विदादीन है। तो वो कौन से घराने से संबंधित हैं? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराना से है। किससे? लखनऊ घराना से। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो लखनऊ घराना से। किससे? लखनऊ घराना से पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। अगला प्रश्न है, भारत में 2015 में भारत के योजना आयोग, किसका? योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान की स्थापना की गई? 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी आरबीआई। तो साथियों आपको बताना है कि योजना आयोग के स्थान पर तो नीति आयोग का, किसका? नीति आयोग का। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? सही जवाब है। नीति आयोग का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 2015 में। और नीति आयोग का नाम पहले क्या था? योजना आयोग था। आपको कमेंट्स करके बताना है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष
कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आप लोग को जल्दी से कमेंट करके बताना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है और नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। अगला प्रश्न है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डैश की एक पहल है। ऑप्शन ए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन निबंधन मंत्रालय, ऑप्शन डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो आप लोग को बताना है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या चीज? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डैश की एक पहल है। तो उद्योग संवर्धन किसका? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है ना वो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की एक पहल है। अगला प्रश्न है सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई है। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए नैतिक विचारक समूह, ऑप्शन बी धार्मिक विचारक समूह, ऑप्शन सी नीति विचारक समूह, ऑप्शन डी सामाजिक विचारक समूह। तो आप लोग को बताना है साथियों कि सरकार को सलाह देने के लिए एक नीति आयोग नामक संस्थान की स्थापना की गई थी। वो उसका जो स्थापना किया गया था वो नामक एक जो संस्थान है उसकी स्थापना की गई थी। तो कौन सी था? तो वो नीति विचारक समूह था। क्या चीज था? नीति विचारक समूह। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। सरकार को सलाह देने के लिए एक नीति आयोग की स्थापना की गई और वो क्या था? नीति विचारक समूह था। अगला प्रश्न है भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है ना वो डैश के अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी 400। तो साथियों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत में अनुच्छेद 333 के कौन सा? अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा है, ठीक है, उसमें अधिक सदस्यों की संख्या कितना मिलकर जो है वो बनेगा? तो क्या हो जाएगा? 500। कितना मिलकर बनेगा? तो 500 सदस्य मिलकर बनेगा। अब वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय किशन कौल, ऑप्शन बी संजीव खन्ना, ऑप्शन सी एस अब्दुल नजीर, ऑप्शन डी भूषण रामकृष्ण गवई। तो साथियों आप लोगों को बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश हैं जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो कौन है? तो क्या हो जाएगा इसका? एस अब्दुल नजीर। कौन? एस अब्दुल नजीर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में एस अब्दुल नजीर को, किसको? एस अब्दुल नजीर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मिजोरम। साथियों आप लोगों को बताना है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कब किसमें है? तो केरल राज्य में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? केरल राज्य। क्या हो जाएगा? केरल राज्य में महिला साक्षरता दर क्या है? सबसे अधिक है। आप लोग को बताना है महिला साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य में है? सबसे कम महिला
साक्षरता दर किस राज्य में है? क्या हो जाएगा, क्या बताना है? सबसे अधिक तो केरल में है और सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में? आप लोगों को ये जल्दी से कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1811, ऑप्शन सी 1809, ऑप्शन डी 1808। तो साथियों आप लोगों को बताना है अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो अमृतसर की संधि पर जो है ना वो 1809 में, कब? 1809 में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। अमृतसर की संधि पर 1809 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो साथियों आप लोगों को बताना है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? तो 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर 1949 को अपनाया। कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को जो है वो संविधान सभा जो है भारतीय संविधान को अपनाया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी घटम। तो साथियों आप लोगों को बताना है पन्नालाल घोष जो है ना वो किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन के लिए, किसके लिए? बांसुरी वादन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। बांसुरी वादन के लिए पन्नालाल घोष क्या है प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो आप लोग को बताना है भारत के किस राज्य में बोनालू पर्व? तो बोनालू पर्व कहां पे? तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। बोनालू पर्व कहां पे? तो तेलंगाना राज्य में। कहां पे? तेलंगाना राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस को कौन सा खेल खेलते हैं? भारतीय खिलाड़ी जो है लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी लॉन टेनिस, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो आप लोगों को बताना है भारतीय खिलाड़ी, एक भारत के महान खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस, क्या नाम है उसका? लिएंडर पेस। वो कौन से खेल खेलते हैं? तो लिएंडर पेस लॉन टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। किसका? लॉन टेनिस के। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। लिएंडर पेस जो है वो क्या है? लॉन टेनिस के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम क्या है? ऑप्शन ए गरबा, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी छऊ। तो साथियों आप लोगों को बताना है उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम कथक है। क्या है? कथक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। या उत्तर प्रदेश का नृत्य शैली क्या है? कथक जो है वो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का नृत्य शैली क्या है? तो कथक है। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल फ्यूचर वॉरियर डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए इसी तरह का महत्वपूर्ण समान ज्ञान के प्रश्नों का संग्रह को ला सकूं। साथ में हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।